Hello students, this is Neetu Yadav and today in this video we are going to continue with the topic of gas laws from the chapter number 5 of class 11th. The name of the chapter is States of Matter, and in this chapter we will study about the only gaseous state. Liquid state भी था पहले syllabus में, but this year that is related by the CBSE. तो अभी हम सिर्फ गैसियस स्टेट के बारे में पढ़ रहे थे। बेसिक बातें हम पहले भी कर चुके हैं, कुछ लॉज को भी डिस्कस कर चुके हैं। मैंने आपको बताया था दैट वी आर हैविंग फ्यू प्रॉपर्टीज़, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस। लॉज में हमने पढ़ा था बॉयल्स लॉ इज गिविंग द रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम, दैट P इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम, चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग था। फिर जब हमने बात की थी वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, ये बॉयल्स लॉ ने कहा था प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, चार्ल्स ने कहा था वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, गे-लुसाक्स ने कहा था प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, एंड एवोगैड्रो लॉ में कहा गया था एट सेम कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर इफ़ यू टेक टू gases equal volume of two gases, that is directly proportional to the number of molecule. That means at same volume, temperature and pressure, the fixed mass of two gases will have same number of particles. ये चार लॉज हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, आज हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट के लिए कंबाइन गैस लॉ। क्या डिस्कस करेंगे हम आज? कंबाइन गैस लो। अब वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा कंबाइन। कंबाइन का मतलब है कि इससे पहले हमने चार लॉज किए हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गे-लुसाक्स लॉ एंड एवोगैड्रो लॉ। हम उन चारों को कंबाइन करके एक इक्वेशन निकालेंगे, हमने उसको कहा कंबाइन गैस लॉ, या उस इक्वेशन को हम कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। देखो अकॉर्डिंग टू चार्ल्स क्या था, वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी प्रेशर। ओके, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स क्या था, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो क्या था, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। हमने इन तीनों इक्वेशंस को कंबाइन करना है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। अगर हम इन तीनों को कंबाइन कर देते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, दैट V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन टी अपॉन पी। तीनों को कंबाइन करने पर हमारे पास ये आया। इफ़ आई रिमूव दिस एक प्रोपोर्शनलिटी साइन, तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब भी कभी रिमूव करते हैं तो हमें पता है कि कॉन्स्टेंट टर्म आती है वहाँ पर कोई, तो हमने वो कॉन्स्टेंट क्या ले लिया, R। R इज़ यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट। R इज़ व्हाट, यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट। रेजिस्टेंस नहीं है, प्लीज़ ध्यान देंगे इस बात पे। यहाँ पर R क्या है, यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट है, जिसकी वैल्यूज़ बहुत सारी होती है, अलग अलग, अभी हम बात भी करेंगे। तो R एन मैंने आगे लिख दिया, एन आर टी, एंड पी इज़ द प्रेशर। पी को फिर जब आप इधर ले गए तो ये हो गया पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी। दिस इज आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन, ये आइडियल गैस इक्वेशन है, या कंबाइंड गैस लॉ कह सकते हैं। एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो सिंपली इसका डेरिवेशन मांग सकते हैं आपसे। अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ द रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम इज इनवर्स। According to Charles, the relation between volume and temperature is directly proportional। और वो भी क्या था, अगर हमें याद हो तो क्या चीज़ होती थी कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पर अगर हम वॉल्यूम लेते हैं कोई एक टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर में 1 डिग्री राइज करता है तो वॉल्यूम में 1/273 टाइम्स ऑफ इनिशियल वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। ये हमने चार्ल्स लॉ में पढ़ा था। और गे-लुसाक्स लॉ में जो रिलेशन था वो प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में था। ठीक है, तो ये हमारे पास निकल कर आई आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन में ये जो n आपको नज़र आ रहा है, ये नंबर ऑफ मोल्स है यहाँ पर। अब क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर इक्वल है तो मोल्स भी इक्वल ही होंगे, क्योंकि 1 मोल में एक स्टैंडर्ड वैल्यू है हमारे पास। तो यहाँ से ही एक और फॉर्मूला हम डराइव करेंगे, हम लिख सकते हैं पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी। ये हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन है। एन इज़ द नंबर ऑफ मोल्स, तो आप इसको लिख सकते हो गिवन मास अपॉन मोलर मास, यही होता है। ठीक है, गिवन मास अपॉन मोलर मास ही तो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। और ये हमारे पास क्या हो गया, आर टी। वी को आप उस तरफ ले जाओ, ठीक है, और एम को इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा, पी एम इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन वॉल्यूम आर टी। और ये चीज़ क्या है आपकी, ये किसका फॉर्मूला बन जाती है, डेंसिटी का फॉर्मूला बन जाती है, यानी कि डी। तो डेंसिटी इज डी, डी आर टी। पी एम इज इक्वल्स टू डी आर टी, या फिर सिंपली आप ले सकते हो डेंसिटी इज इक्वल्स टू पी एम अपॉन आर टी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग डेंसिटी। पी इज द प्रेशर, एम इज द मोलर मास ऑफ द गैस,
मॉलिकुलर मास एंड R इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड T इज द टेम्परेचर। अगर आपको ये चारों चीज़ें गिवन है तो आप इजीली उस गैस की क्या निकाल सकते हो, वहाँ से डेंसिटी निकाल सकते हो। तो हमारे पास दो फॉर्मूला हमारे सामने है, PV इज इक्वल्स टू nRT आइडियल गैस इक्वेशन, और यहीं से हमने एक फॉर्मूला निकाला है डेंसिटी इज इक्वल्स टू PM/RT। ठीक है, दो फॉर्मूलाज हैं। अब हम एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे इस पर। एक चीज़ और सुन लो, आइडियल गैस इक्वेशन, कंबाइंड गैस लो, हमारे पास दो टाइप की गैसेज आएंगी, आइडियल गैसेज एंड रियल गैसेज। एक्चुअली अगर देखा जाए प्रैक्टिकली हमारे पास कोई आइडियल गैस नहीं होती, सारी ही गैसेज क्या है, रियल गैसेज है। अब इन दोनों चीज़ों में डिफरेंस क्या है? आइडियल गैस आप उसको कहोगे जो इन सभी लॉज को फॉलो करे, या सिंपली कह दो कि जो इस इक्वेशन को फॉलो करे, PV इज इक्वल्स टू nRT। कोई भी गैस अगर इन लॉज को फॉलो करती है, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गेले-सेक्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ, तो हम उस गैस को कहते हैं आइडियल गैस। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा है नहीं, कोई भी गैस चारों को सेटिस्फाई नहीं कर पाती। हो सकता है 2 कर रही हो, 3 कर रही हो, 1 कर रही हो, चारों को सेटिस्फाई नहीं कर पाती, तो हमारे पास कोई आइडियल गैस नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या चीज़ होती है, और रियल गैस उसको कहेंगे जो ओबे नहीं करेगी आइडियल गैस को। ठीक है, तो रियल गैसेज एंड आइडियल गैसेज। ठीक है, उनके ग्राफ के साथ बाद में बात करेंगे, पहले हम इन्हीं पर क्या करेंगे, एक न्यूमेरिकल करेंगे। R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसकी डिफरेंट वैल्यू होती है हमारे पास। अगर मैं बात करूँ स्टैंडर्ड उसमें यूनिट्स के साथ, तो इसकी वैल्यू होती है 8.314। ठीक है, मतलब R इज इक्वल्स टू 8.314, और यूनिट्स होती है इसकी जूल पर केल्विन पर मोल। इसकी जो यूनिट्स होंगे वो क्या होगी, जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, स्टैंडर्ड। बाकी जब आप यूनिट्स चेंज करोगे तो इस R की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। चलिए बात करते हैं न्यूमेरिकल की। न्यूमेरिकल है हमारे सामने, द डेंसिटी ऑफ अ गैस इज 3.80। न्यूमेरिकल करेंगे बेटा। देखो बेटा, बात ये होती है कि सिर्फ फॉर्मूले को देख लेना इज़ नॉट इनफ। आपको न्यूमेरिकल्स रेफरेंस बुक उठा सकते हो और वहाँ से आप बहुत सारे न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर सकते हो, जो प्रैक्टिस करना ज़रूरी भी है, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको हैबिट में आएगा न्यूमेरिकल्स को कैसे सोल्व करने हैं। और आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए, कि कभी भी आपको कोई न्यूमेरिकल दिया जाए तो आप उसको इजीली सोल्व कर सको, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस तो कभी कुछ होता ही नहीं है। तो हमारे पास फॉर्मूला कुछ ऐसा है, PV इज इक्वल्स टू nRT, आइडियल गैस इक्वेशन है ये हमारे पास। और दूसरा फॉर्मूला हमारे पास क्या था अभी, डेंसिटी इज इक्वल्स टू PM/RT। सभी जितने भी मैंने यहाँ पे यूज़ किए हैं एब्रीवेशंस, उनका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। अब बात करेंगे फॉर्मूले न्यूमेरिकल की। द डेंसिटी ऑफ अ गैस इज 3.80 ग्राम पर लीटर। डेंसिटी गिवन है आपको, क्वेश्चन नंबर 1 कंसिडर कर सकते हो इस वीडियो का। डेंसिटी इज गिवन टू यू 3.80 ग्राम पर लीटर। ओके, एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे ये वैल्यूज़ गिवन है हमें। उसके बाद इन्होंने कहा है कैलकुलेट इट्स डेंसिटी आज 27 डिग्री सेल्सियस। ये मान लो D1 है, इन्होंने कहा है D2 फाइंड आउट करो, और ये जो D2 है ये टेम्परेचर इन्होंने क्या दे दिया हमें, 27 डिग्री। ये देखना है, ध्यान देना, STP दिया था, तो STP पे कई बार हमें अपने टेम्परेचर और प्रेशर की वैल्यू खुद हमें पता होनी चाहिए कि प्रेशर 180 m होता है और टेम्परेचर, तो हमें वैल्यू अगर गिवन याद होगी तो हम इसको इजीली सोल्व कर पाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि न्यूमेरिकल में वैल्यूज़ गिवन नहीं होगी, STP और NTP की वैल्यूज़ हमें याद रखनी है। एंड 700 टोर, प्रेशर कितना दिया है इस कंडीशन के लिए, 700 टोर। ओके, चलिए फॉर्मूला हमारे सामने है ही यहाँ पर, तो हम बात करेंगे फॉर्मूला हमने वही लगाना है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू PM/RT, और सिंपल सी बात हो जाएगी हमारे पास। D1 एंड D2 दोनों के ऊपर हमने ये फॉर्मूला लगाना है। तो जैसे D1 के लिए मैंने फॉर्मूला लिखेंगे, D1 इज इक्वल्स टू क्या लिखोगे, P1M, क्योंकि सेम गैस है तो मास तो फिर सेम ही रहना है दोनों केसेस में। R भी कांस्टेंट है, सेम रहना है, और टेम्परेचर हमने ले लिया T1। और D2 के लिए अगर मैं बात करूँगी तो D2 के लिए आप क्या लिखोगे, P2M/T2। तो अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर देती हूँ यहाँ से, तो अगर D1/D2 मैं निकालती हूँ तो मेरे पास M से M कैंसिल हो जाएगा, R से R कैंसिल हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या आया, D1/D2 इज इक्वल्स टू P1/T1, और ये जब ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा T2 और नीचे P2।
ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला हमारे सामने है। डेंसिटी D1 हमें गिवन है, P1 और T1 हमें STP की वैल्यूज़ हमें गिवन पता होनी चाहिए, और T2 और P2 भी हमें दे रखा है। तो सिंपली हम D2 निकाल देंगे, सारी वैल्यू पुटिंग करेंगे और वैल्यू पुटिंग करने के बाद कैलकुलेट करेंगे। जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको नोटबुक और पेन लेकर बैठना है, कैलकुलेशंस खुद करनी है। वैल्यू पुटिंग मैं यहाँ पर कर देती हूँ, ठीक है। तो T1 टेम्परेचर हम STP का मान कर लेते हैं। T1 जो है आपका वो क्या होना चाहिए 273 केल्विन, और यहाँ पर क्या होगा प्रेशर जो आपका होगा वो क्या होगा 760 टोर। एटमॉस्फेरिक की वैल्यू में हो तो 1 atm होता है, लेकिन यहाँ पर टोर में गिवन था तो 760 हम लेकर चलेंगे इसको। और अब ये सारी वैल्यूज़ हमारे सामने हैं, फटाफट से पुट कर देंगे और कैलकुलेट करेंगे। चलिए D2 निकालना था, तो D2 के लिए फॉर्मूला क्या बना हमारे पास D1 T1 P2 डिवाइडेड बाय P1 T2। फटाफट से वैल्यू पुटिंग करेंगे, आंसर निकालेंगे। D1 कितना गिवन था 3.80 इंटू T1 कितना था 273 इंटू P1 कितना है हमारे पास 760, सॉरी P2 रखना है यहाँ पे 700, डिवाइडेड बाय P1 कितना है आपका 760 इंटू T2 कितना है आपका 27 डिग्री सेल्सियस है। ध्यान देंगे इसको केल्विन में करना है तो 273 प्लस करेंगे तो ये हमारे पास सिंपली क्या बन जाएगा 300, आई थिंक 300 केल्विन। तो आप क्या रखोगे 300। फटाफट से कैलकुलेट करेंगे डेंसिटी को D2। अब इतनी लंबी कैलकुलेशन है तो मैं यहाँ मल्टीप्लाई करने तो बैठूंगी नहीं, तो आई एम जस्ट सिंपली राइटिंग द आंसर एंड इट शुड कम एज 3.18। ये क्या आ जानी चाहिए आपके पास 3.18 ग्राम पर लीटर। ये आपका फाइनल आंसर होगा। कैलकुलेशंस बेटा देखो आप लोगों को खुद करनी पड़ेंगी। यहाँ पर अगर मैं इनको मल्टीप्लाई डिवाइड करने बैठूँ तो सारा टाइम कैलकुलेशन में ही चला जाएगा, जो कि हम ऐसा नहीं कर सकते। तो आई होप आप ये चीज़ें कर लोगे, ये न्यूमेरिकल हो जाएगा आपका। अब फटाफट से 2 लॉज और हैं, उनके बारे में सिंपली आपको बता देती हूँ कि वो लॉ कहते क्या हैं और उनका डेरिवेशन नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला यूज़ करना है। एक लॉ है हमारे पास डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। देखो बेटा कोई भी गैस आपने किसी कंटेनर में लिया, फॉर एग्जाम्पल एक कंटेनर आपके पास, उसमें कोई एक गैस है, द पार्टिकल्स ऑफ गैसेज आर एक्सर्टिंग प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। हम सब जानते हैं ये बात कि गैसेज आर फ्री टू मूव। गैस के जो पार्टिकल है दे आर हैविंग नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दैम एंड दैट इज वाई दे आर मूविंग हेयर एंड देयर फ्रीली, एंड व्हेन दे कोलाइड विद ईच अदर इन रिजल्ट दे कोलाइड विद द वॉल्स एंड क्या करते हैं वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या कहता है, अगर कंटेनर में एक गैस ना होकर के मान लो मेरे पास 2 गैसेज हैं A एंड B, समझेंगे ध्यान से इस चीज़ को। एक कंटेनर में 2 गैसेज है मेरे पास A एंड B, दोनों ही गैसेस का कंट्रीब्यूशन रहेगा टोटल प्रेशर में। मान लो मैं बात करूं कि ये एक कंटेनर है, इसके अंदर एक A गैस है और एक B गैस है, तो दोनों ही गैसेस के पार्टिकल्स जो है वो टकरा रहे होंगे दीवार से। तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ गैस A प्रेशर एक्सर्ट कर रही है PA और जो गैस B है वो एक्सर्ट कर रही है PB। तो आपका जो डाल्टन्स लॉ है वो कहता है द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मिक्सचर ऑफ गैस इज इक्वल टू द सम ऑफ द प्रेशर एक्सर्टेड बाय इंडिविजुअल गैस। यानी कि वो कहना चाहता है कि टोटल प्रेशर इज इक्वल्स टू PA प्लस PB। आई बात समझ में। वो कह रहा है कि अगर 2 अलग अलग कंटेनर में हमारे पास गैसेस होता A एंड B, तो जितना वो इंडिविजुअल में एक्सर्ट करते होते हैं, मतलब दोनों का जब आप मिक्सचर ले लोगे तो उन दोनों का समीशन ही जो होगा वो टोटल प्रेशर के इक्वल होगा। द टोटल सम ऑफ द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैसेस in this case is equal to the sum of the individual pressure exerted by the gases, मतलब P total is equals to PA plus PB। ठीक है, ये डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर कहता है। इसका एक छोटा सा डेरिवेशन है, वो हम अभी नहीं करेंगे। ठीक है, हम सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एग्जाम न्यूमेरिकल्स के लिए। एक दूसरा जो लो है हमारे पास वो कौन सा लो है, ग्राम्स लो है। ग्राम्स लो कहता है द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी। अब डिफ्यूजन की बात करें, हमने कहा एक कंटेनर के अंदर क्या है, गैस है। अगर आपने गैस यहाँ रखी है तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि यहीं रह जाएगी। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, वो हर जगह फैल जाती है। गैसेस कैन फिल देयर कंटेनर, या नॉट ओनली कंटेनर, आप कहीं पे भी मान लो इंसेंस स्टिक है आपके पास, एक रूम के कोने में आप ऑन कराते हो तो उसके बाद क्या होता है कि डिफ्यूज़न होता है उसका। डिफ्यूज़न मतलब वो जो गैस होती है वो स्प्रेड हो जाती है ऑल ओवर। क्लियर। अब हुआ क्या,
ग्राम्स लॉ कहता है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी। ये कोई एक गैस है, वो डिफ्यूज हो रही है तो किसी न किसी स्पीड से होगी, किसी रेट से होगी, दैट रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी ऑफ दिस गैस। ठीक है, तो दोनों ही लॉ की स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है और दोनों के छोटे छोटे फॉर्मूला है। नेक्स्ट वीडियो में हम इन पर न्यूमेरिकल्स करेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आई होप आपको कॉमन कंबाइंड गैस लॉ यानी कि आइडियल गैस इक्वेशन, फिर वहाँ से डेंसिटी का फॉर्मूला और ग्राम्स लॉ एंड डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, चारों चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं आई हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इफ़ यू हैव माई नंबर। एंड नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड।